दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरियानी में। दोस्तों, शिक्षक ग्रेड थर्ड लेवल 2 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था राट पब्लिकेशन के माध्यम से, इसके हम टॉपिक वाइज इसकी व्याख्या करवा रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट टाइम के लिए फास्ट रिविजन के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपके मन में ये भ्रम हो कि भाई इस टाइम तो हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ये नुकसानदायक होंगे, तो इस भ्रम को माइंड से निकाल दो। आप सबके भलाई के लिए, आपके बेनिफिट के लिए ही मैं मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हल करने की बजाय अगर आप ये वीडियो अगर सुन के जाओगे, देख के जाओगे, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर जो के तो प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद। दोस्तों, हम बिना ऑप्शन पढ़े सीधे फैक्ट टू फैक्ट आंसर पे बात करते हैं, और समझाने लायक कोई बात होगी तो बिल्कुल उसके रूप में विस्तृत व्याख्या दी जाएगी। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के अंदर कुल 16 महाजनपद थे। दूसरा प्रश्न है, 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि महाजनपदों का उल्लेख है वो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उनका उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर आएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से असत्य कथन है, मतलब 3 कथन सत्य है, एक असत्य है जो अपने को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, जन वैदिक कालीन राजनीतिक इकाई थी, यानी कि वैदिक काल के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन होती थी। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, जन के विस्तृत रूप को आगे चलकर यानी उत्तर वैदिक काल में जनपद कहा गया। बिल्कुल सही है, यानी कि वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन थी, और उत्तर वैदिक काल के अंदर जन का विस्तार हुआ, उनके आकार में वृद्धि हुई, क्षेत्र में वृद्धि हुई, और वह जनपद के रूप में अस्तित्व में आए। और ऑप्शन नंबर डी है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद अस्तित्व में आए। ठीक है, और आगे चलकर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर जो जनपद हैं उनका आकार और बड़ा हो गया, बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण हुआ। तो 3 ऑप्शन सही है। हमारा जो राइट आंसर है यानी कि असत्य कथन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सभी महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। दोस्तों, सभी महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद हैं वो पूरे राजतंत्रात्मक नहीं थे। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों के अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि 2 महाजनपदों कौन कौन से, मल्ल और वज्जी, इनके अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जबकि अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर सबसे पहले बात आएगी तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उसमें सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की लिस्ट के अंदर थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्न में से असत्य कथन है, यानी कि 3 कथन सत्य हैं, एक असत्य है जो हमें बाहर निकालना है। प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, मगध राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद था। बिल्कुल सही बात है कि जो अपना ये मगध महाजनपद था, ये राजनीतिक, भौगोलिक, सामरिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद था, और बाद के काफ़ी वर्षों तक, काफ़ी वंशों तक इसका पूरे उत्तर भारत के अंदर वर्चस्व रहा है। अगला ऑप्शन हमारा, महाजनपद काल में कुल 12 गणराज्य थे। ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों देखो, यहाँ पर स्पष्ट मैं आपको कर देता हूँ कि महाजनपद काल के अंदर 14 महाजनपदों के अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और 2 महाजनपदों के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। लेकिन उन 2 महाजनपदों के अंतर्गत भी 10 गणराज्य आते थे। जैसे हमने पहले बात की कि 2 महाजनपदों कौन कौन से थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो एक तो था मल्ल, मल्ल के अंतर्गत 2 वहाँ पर गणराज्य आते थे, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। जबकि जो
दूसरा महाजनपद था जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वह था वज्जी महाजनपद। और वज्जी महाजनपद के अंतर्गत 8 गणराज्य आते थे। तो टोटल मिला के महाजनपद काल के अंदर कुल 10 गणराज्य थे। तो अपना राइट आंसर यही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, ये असत्य कथन है। ऑप्शन सी देखते हैं। 14 महाजनपदों के अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और 2 महाजनपदों के अंदर गणतंत्रात्मक, बिल्कुल सही है। तो भाई वज्जी संघ के अंतर्गत 8 गणराज्य आते थे, जिसके अंदर कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, पीपली वन के मौर्य, केशपुत के कलाम, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, सुषुमार के भग, अल्पकल्प के बुली। और दोस्तों हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध है वो कपिलवस्तु के शाक्यों से संबंधित है। और जो मल्ल महाजनपद है उसके अंदर 2 वहाँ पर गणराज्य आते हैं, पावापुरी के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। और दोस्तों हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी और महावीर स्वामी की मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। तो इन चीज़ों को हम इनके साथ में संबंधित करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा कि नर्मदा के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मक महाजनपद। दोस्तों 15 महाजनपद हैं वो नर्मदा के उत्तर में स्थित थे, जबकि अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित था और अस्मक की राजधानी पोतन थी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 8। कितने महाजनपद गंगा घाटी में अवस्थित थे। राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 महाजनपद थे वो गंगा घाटी में स्थित थे। तो पहला प्रश्न तो हमने पढ़ा कि कितने महाजनपद हैं वो नर्मदा के उत्तर में थे। तो देखो एक महाजनपद अस्मक है वह तो नर्मदा के दक्षिण में था, जबकि 15 महाजनपद हैं वो है नर्मदा के उत्तर में। लेकिन उन 15 में से भी केवल 10 महाजनपद हैं वो गंगा घाटी में स्थित हैं, बाकी सभी गंगा घाटी से बाहर हैं। तो कौन कौन से हैं? टोटल 16 महाजनपद, जिनमें से 6 महाजनपद हैं वह गंगा घाटी से बाहर हैं। तो एक तो अपना अस्मक हो गया जो बिल्कुल नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। एक गांधार और कंबोज, ये दोनों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदान जो अपना पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। तो सीधी सी बात है गंगा घाटी से बाहर है। एक अवंती उज्जैन, यह भी मध्य भारत के अंदर है, तो यह भी गंगा घाटी से बाहर है। एक अपना मत्स्य और एक चेदी, ये दोनों भी गंगा घाटी से बाहर हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किसने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। यानी कि मगध साम्राज्य है, मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसके पीछे किन कारकों का योगदान रहा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मगध का चारों ओर से गंगा व सोन नदियों से घिरा होना। बिल्कुल सही बात है, गंगा और सोन नदियों इसको दोनों तरफ से इसको घेरे हुए थी, जो इसको सामरिक महत्व प्रदान करता है। अगला है मगध में लौह खनिजों के भंडार व हस्तिवन का मिलना। बिल्कुल सही है, मगध के उत्कर्ष में वहाँ पाए जाने वाले लौह भंडारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और महाजनपद काल के विकास का भी मुख्य जो कारण है वह लौह खनिजों का 6ठी शताब्दी से पूर्व के अंदर लोहे के भंडारों का मिलना है। लोहे के औजार आरंभ हो गए थे। और साथ में हस्तिवन, दोस्तों मध्य भारत के अंदर बहुत भारी जंगल थे जहाँ से हाथी पकड़े जाते थे, जो सेना के अंदर एक महत्वपूर्ण भाई मतलब संसाधन के रूप में काम में आते थे। और ऑप्शन सी 5 पहाड़ियों से घिरी राजधानी। दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगृह है वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसको सामरिक महत्व की अवस्थिति प्रदान करती, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों स्थितियों ने, चारों स्थितियों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न हमारा बृहद्रथ वंश के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। राइट आंसर आ जाएगा ग्रीवराज। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सारी चीज़ स्पष्ट करनी है, ऐसी स्पष्ट करनी है कि कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे। मैंने अपने पूरे अनुभव से 100% मैटर तैयार किया है। ऐसा नहीं कि मैंने अभ्यास के लिए आपके लिए 2 4 5 प्रश्न बना दिए और इन वीडियो का महत्व आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक वो लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप बिल्कुल इस बात का आपको अफसोस होगा कि काश, अब ये मत सोचना मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद आप कहोगे कि सर ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। तो देखो बृहद्रथ वंश यानी कि
इस मगध साम्राज्य के अंदर महाजनपद काल से पूर्व मगध के ऊपर वृद्धत वंश का शासन था और उस समय मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। ठीक है। लेकिन जब मगध के ऊपर हर्यक वंश ने शासन स्थापित किया तो उन्होंने अपनी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई राजगृह को बनाया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो राइट आंसर आ जाएगा राजगृह को, यानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई जो जो स्थान था राजगृह, उसको बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई। और महाजनपद काल के अंदर यहाँ पर मगध पर शासन करने वाला पहला जो वंश था वह हर्यक वंश था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस स्थान को मगध साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सबसे पहले गिरिव्रज राजधानी थी वृद्धत वंश के समय, फिर उसके बाद में हर्यक वंश के समय राजधानी बनी कौन सी? राजगृह। और उसके बाद में उदयन ने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को और कालाशोक ने फिर वैशाली को, यानी कि गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली सभी स्थान हैं ये किसी न किसी समय, यानी इसमें महाजनपद काल के दौरान ही मगध साम्राज्य की राजधानी होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? राइट आंसर अपना आ जाएगा तक्षशिला। दोस्तों तक्षशिला है वो महाजनपद काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। और महाजनपद काल के बाद में 4वीं शताब्दी के अंदर भी जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी उस समय भी तक्षशिला शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में था। और चाणक्य है वो उसकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हुई थी और वहीं का वो आचार्य भी था। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य अन्य शासकों के अन्य जो भी शासक थे और महाजनपद काल के अंदर भी जो शासक थे उन्होंने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस महाजनपद में राजतंत्रीय व्यवस्था लागू नहीं थी? तो राइट आंसर अपना आ जाएगा वज्जी के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वज्जी संघ, एक तो वज्जी महाजनपद और दूसरा मल्ल, इन दोनों के अंदर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस महाजनपद की 2 राजधानी नहीं थी? सबसे पहले हम पढ़ते हैं मत्स्य महाजनपद, इसका राइट आंसर आएगा, यानी मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, इसकी केवल एक ही राजधानी थी। जबकि कौशल की राजधानी भी 2 थी, अवंती की भी 2 राजधानी थी और पांचाल की भी 2 राजधानी थी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जनपद राजस्थान में अवस्थित नहीं था? महाजनपद नहीं भाई, महाजनपद तो राजस्थान में एक ही अवस्थित था, कौन सा? मत्स्य महाजनपद। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे जनपद राजस्थान में अवस्थित नहीं था, तो राइट आंसर आ जाएगा सूरसेन, क्योंकि सूरसेन है वह वह महाजनपद था, क्योंकि जांगल, मत्स्य और कुरु ये तीनों जनपद राजस्थान में अवस्थित थे, जबकि सूरसेन है वह मथुरा के अंदर अवस्थित था, उसकी राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न हमारा, महाजनपद व उनकी राजधानियों के संबंध में असुमेलित है, यानी कौन सा जो ऑप्शन है वह सही नहीं है? वज्जी, वैशाली और मिथिला इसकी राजधानी थी, बिल्कुल सही है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या फिर कुशावती भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अस्मक की राजधानी तक्षशिला, ये गलत है। अस्मक की राजधानी पोतन है, जो अपने या नर्मदा नदी के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, अपने अलवर जयपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, महाजनपद व उनकी राजधानियों के संबंध में असुमेलित है। चेदी, चंपा, ये असत्य है, क्योंकि चेदी की राजधानी सुक्तिमती है, सौंतीवती है। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, बिल्कुल सही है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, बिल्कुल सही है। और अंग की राजधानी चंपा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, महाजनपद काल में वर्तमान लोकसभा के समान कौन सी परिषद थी? तो राइट आंसर आ जाएगा इसके अंदर परिषद। लोकसभा के समान कौन सी संस्था थी? तो लोकसभा के समान एक परिषद नामक संस्था होती थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि गांधार और कंबोज ये 2 महाजनपद हैं, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर।
गांधार की राजधानी तक्षशिला जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, और कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक। अगला प्रश्न है हमारा, मल्ल महाजनपद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब हमने हर महाजनपद के बारे में एक एक प्रश्न बनाया है और उनसे संबंधित जानकारी देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम मल्ल महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, इस महाजनपद के अंतर्गत दो गणराज्य आते हैं, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। बिल्कुल सही है, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत दो गणराज्य हैं। ठीक है, मतलब मल्ल महाजनपद है जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत दो गणराज्य आते हैं, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। अगला प्रश्न है, यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये बात गलत है भाई। क्यों? क्योंकि मल्ल महाजनपद और वज्जी महाजनपद के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला प्रश्न हमारा, अगला ऑप्शन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22, वज्जी महाजनपद के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। भाई यही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि वज्जी महाजनपद है, यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। अगला ऑप्शन है, वज्जी संघ में कुल 8 गणराज्य शामिल थे। बिल्कुल सही बात है, वज्जी संघ में 8 गणराज्य और मल्ल महाजनपद के अंदर 2 गणराज्य, टोटल महाजनपद काल के अंदर 10 गणराज्य। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बिल्कुल सही है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी शब्द काम में लिया है। बिल्कुल सही है। राजा शब्दोपजीवी का मतलब होता है कि सभी अपने को राजा समझते हैं। भाई बिल्कुल सही। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर बहुत सारे, एक राजा नहीं होता, बहुत सारे राजा होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होते हैं, गण होते हैं, और सबका एक एक राजा प्रधान होता है। तो बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, अवंती महाजनपद के बारे में असत्य कथन है। देखो, अवंती महाजनपद, अवंती की राजधानी उज्जैन है। ठीक है, देखते हैं अब इसके बारे में हम। इसके अंतर्गत वर्तमान उज्जैन और नर्मदा घाटी का कुछ भाग शामिल था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, इसको नर्मदा नदी 2 भागों में बांटती है। ये ऑप्शन गलत है भाई, ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि अवंती महाजनपद को बेतवा या वेत्रवती नदी है, वह 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन सी देखते हैं, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ऊपर हमने पढ़ा था कि अवंती है, उसकी 2 राजधानियां हैं, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिण अवंती की महिष्मती। बुद्ध काल में अवंती का राजा प्रद्योत था। बिल्कुल सही है। और दोस्तों याद होना चाहिए कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग का इलाज करवाया था। अच्छे संबंध थे इनके। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24, सूरसेन महाजनपद के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इनकी राजधानी मथुरा थी, यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बिल्कुल सही है। इन पर यादव यानी यदुवंश का शासन था। बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण यादवों की वृषणी शाखा से संबंधित है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर अपना आ जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 25, कौशल महाजनपद के बारे में असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा कि कौशल महाजनपद, ऊपर प्रश्न आया था कि किन महाजनपदों की 2 राजधानियां नहीं है, तो 3 महाजनपदों की 2-2 राजधानियां थी। उसके अंदर कौशल भी शामिल है। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशावती। और रामायण काल के अंदर कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या या साकेत। बिल्कुल सही है। और यह महाजनपद है, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अवध क्षेत्र में अवस्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, बुद्ध काल में यहाँ का राजा बिंबिसार था। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बुद्ध काल के अंदर यहाँ का राजा है वह कौन था? प्रसेनजीत था। बिंबिसार तो हर्यक वंश का राजा था, जो कहाँ पर, जो मगध के अंदर शासन कर रहा था। जबकि बुद्ध काल के अंदर कौशल का राजा प्रसेनजीत था, जिनके हर्यक वंश के शासकों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, और बुद्ध
महात्मा बुद्ध के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, और महात्मा बुद्ध का ये जो यहाँ के राजा प्रसन्नजीत थे ये अनुयायी थे, और इन्होंने बौद्ध संघ को पुब्बाराम विहार दान में भी दिया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26, वत्स महाजनपद के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन वत्स के बारे में असत्य है? राजधानी कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। कालांतर में काशी ने इसे अपने राज्य के अंदर मिला लिया। भाई ये बात गलत है, क्योंकि वत्स महाजनपद को अवंती ने अपने राज्य में मिलाया है, न कि काशी को। अब देखो एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपको और बता दूं, पहले इस प्रश्न पूरा कर लेते हैं। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई एक उदयन है, वो आता है हर्यक वंश के अंदर, बिम्बिसार कालाशोक उदयन, ठीक है। वह जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि ये जो वत्स महाजनपद के अंदर जो राजा उदयन था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था, बिल्कुल सही है। वत्स को कालांतर के अंदर अवंती ने मिला लिया था अपने राज्य के अंदर, और बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्र कौन कौन से हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक तो मगध, एक अवंती, एक वत्स और एक कौशल। ये 4 महाजनपद है, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो अपना मगध महाजनपद है, इसके 2 महाजनपदों के साथ में इसका 36 का आंकड़ा था। एक तो अवंती उज्जैन, अवंती के शासकों से ये थोड़े भयभीत रहते थे, इस हिसाब से हम थोड़ा सा सहसंबंध बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हरेक वंश के शासक बिंबिसार ने भी अवंती अवंती नरेश जो प्रदोत था उसके पांडु रोग के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवा को भेजा था, ठीक है। और जब हर्यक वंश का दूसरा शासक बना अजातशत्रु, उसने भी अवंती नरेश के भय से अपनी राजधानी का दुर्गीकरण करवाया था, ठीक है। जबकि जो ये अपना कौशल महाजनपद है, इसका राजा था प्रसन्नजीत, ठीक है। इसके साथ में हर्यक वंश के बिम्बिसार ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इनके पुत्र अजातशत्रु ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और कौशल और इसके मगध के बीच के अंदर काशी का जो राज्य था यह बफर स्टेट का काम करता था, यानी दोनों के बीच में था ये। और जब भी जब भी ये अपना जब भी कौशल नरेश है ये इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो इसने काशी को दहेज में दिया है। किसको? काशी को दहेज में दिया है मगध को, ठीक है। तो काशी को अंततः इसने मगध ने अपने साम्राज्य के अंदर मिलाया था। दोस्तों तबीयत बहुत खराब हो रही है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस वीडियो को तो पूरा करते हैं अभी। अगला प्रश्न हमारा पांचाल महाजनपद के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। दोस्तों पांचाल की भी 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य। तो ये 3 ऐसे महाजनपद थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी, जिनको अपने को अच्छे से याद करना है। यह रुहेलखंड के बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद क्षेत्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और कन्नौज नगर हम पढ़ते हैं कब? हम गुप्तोत्तर काल के अंदर पढ़ते हैं कि कन्नौज के ऊपर राज्य की शासन स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। तो कन्नौज नगर, जिसे महोदय नगर भी कहते हैं, वह पांचाल महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कहाँ के लोग बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुरु, यानी कुरु वंश के लोग थे, वो बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुरु जनपद के अंदर कभी ओले नहीं पड़ते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, चेदी महाजनपद के बारे में असत्य कथन है। चेदी वंश की राजधानी सुक्तिमती सोतीवती, ठीक है। और इसके अंदर वर्तमान बुंदेलखंड और आसपास का क्षेत्र शामिल था, सही है। महाभारत में यहाँ का राजा पुष्पसारी था, ये गलत है, क्योंकि महाभारत काल में यहाँ का राजा था वो शिशुपाल था। इस वंश की एक शाखा है वह कलिंग में स्थापित हुई, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, मत्स्य महाजनपद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसकी राजधानी विराटनगर थी, बिल्कुल सही बात है, जो वर्तमान के अंदर बैराट है। यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम समय बिताया था, बिल्कुल सही बात है, अलवर के अंदर बिताया था। यह वर्तमान जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, काशी महाजनपद के बारे में कौन सा कथन असत्य, यानी 3 कथन सत्य, 1 असत्य, वो छांटना है। ऑप्शन ए, मगध के उत्कर्ष से पूर्व यह शक्तिशाली राज्य थे, बिल्कुल सही बात है, ये माइंड में याद रखना कि मगध के उत्कर्ष से पूर्व सबसे शक्तिशाली राज्य था वह था काशी। यह मगध व कौशल के मध्य बफर स्टेट का कार्य करता था, बिल्कुल सही बात है।
दोनों के बीच में स्थित था ये। ऑप्शन सी, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में नहीं, वो अथर्ववेद के अंदर मिलता है। और अगला ऑप्शन हमारा यह वरुणा व असी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, काशी है वह अरुणा व असी और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। अंग महाजनपद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो भाई एक तो अंग है वो वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो हम याद इसको कर सकते हैं कि यह क्षेत्र है, यह मगध के भी दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। यानी सबसे दक्षिण पूर्व के अंदर अंग आएगा, उसके बाद में मगध आएगा, ठीक है। और फिर मगध से अगर हम पश्चिम साइड में चलेंगे तो आएगा काशी, और फिर ऊपर की ओर आएगा कौशल, ठीक है। और जबकि ये जो अपने गणराज्य थे वज्जी वाला, ये अपने मगध महाजनपद के ऊपर की साइड में, उत्तर की साइड में स्थित था। तो मानचित्र अगर देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है, जिसे पुराणों के अंदर मालिनी कहा गया है। और चंपा के वास्तुकार थे महागोविंद। तो राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। अस्मक महाजनपद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? यानी गलत अपने कथन छांटना है। ऑप्शन ए, अस्मक की राजधानी पोटन या पोटिल, बिल्कुल सही है। अस्मक है ये नर्मदा के दक्षिण में यानी गोदावरी के किनारे एकमात्र महाजनपद था, बिल्कुल सही है। ये वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दक्षिण के अंदर था। अस्मक को मगध ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया, ये गलत है, क्योंकि अस्मक को अवंती ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया था, ना कि मगध ने। क्योंकि दक्षिण के अंदर अवंती ही सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो अवंती ने अस्मक को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो भाई अवंती ने ऊपर वत्स को और नीचे अस्मक को, इन दोनों को अपने राज्य में मिला लिया। मैप सामने रख के अगर इस वीडियो की व्याख्या अगर आप सुनोगे तो ज़्यादा अपने को फायदा मिलेगा। कंबोज महाजनपद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? 3 सत्य, 1 असत्य है। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, बिल्कुल सही है। कंबोज है वो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये याद रखना। ये वर्तमान राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ये गलत है, क्योंकि कंबोज है ये वर्तमान पश्चिम कश्मीर और अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा, बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों याद रखना है कि वज्जी संघ को तो वज्जी संघ को तो कौटिल्य ने कहा है राजा शब्दोपजीवी, यानी कि वहाँ के सभी लोग अपने आप को राजा समझते हैं। जबकि कौटिल्य ने कंबोज महाजनपद को यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। देखो भाई, वार्ता का मतलब क्या होता है? वार्ता का मतलब होता है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, यानी कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता है। वार्ता शास्त्रोपजीवी, यानी वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, और शास्त्रों मतलब कि शस्त्रों के द्वारा आजीविका चलाने वाले। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। गांधार महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी राजधानी तक्षशिला थी गांधार की, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये। महाभारत काल के अंदर भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित था। हमने पढ़ लिया गांधार और कंबोज दोनों उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में थे, बिल्कुल सही है। प्रसन्नजीत, जीवक, चाणक्य, इन सब ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। जांगल महाजनपद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो भाई जांगल महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था, बिल्कुल गलत है। जांगल है ये महाजनपद नहीं था, ये जनपद था, राजस्थान के अंदर स्थित था, ये 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। इसकी राजधानी है वो अहिच्छत्रपुर थी। अहिच्छत्रपुर कहाँ है? नागौर के अंदर, बिल्कुल सही है। इसके अंदर मुख्य रूप से अपने बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र आता था। जंगल देश के स्वामी के कारण बीकानेर के शासक स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। भाई ये क्षेत्र कहलाता था जंगल, और इस देश के स्वामी होने के कारण यहाँ के राजा यानी बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह के नाम से उपाधि देते थे। और यह क्षेत्र वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, जबकि इसका अधिक प्रयोग आरंभ हुआ
600 ईस्वी पूर्व के अंदर। दोस्तों, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी, यानी हड़प्पा काल है वो कांस्युगीन उस टाइम में मतलब संस्कृति थी। तांबा और टिन को मिला के और वहाँ पर औजार हैं वो बनाए जाते थे। जबकि वैदिक काल के अंदर भी लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज है वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जबकि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर इसका सर्वाधिक उपयोग आरंभ हुआ और इसी वजह से जनपद हैं वो महाजनपद के अंदर परिवर्तित हुए और ज़्यादा विकास हुआ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। शाक्यों व कोलियों के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद था? राइट आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी नदी। यानी शाक्यों और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर जल बंटवारे संबंधी इनका विवाद चलता था। और दोस्तों याद रखो, महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित है, जबकि उनकी पत्नी थी वो कोली गणराज्य से संबंधित थी। अगला प्रश्न, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, सभा में मतदान से संबंधित अधिकारी होता था सलाका ग्राहक। सलाका यानी हाथ के अंदर वो बहुत सारी डंडियां लिए हुए होता था और वह उनके माध्यम से उनको ऊपर करके और मतदान करवाता था। तो सभा के अंदर जो अधिकारी मतदान करवाता था वह सलाका ग्राहक कहलाता था, यानी कि डंडी पकड़ने वाला। ऑप्शन बी, सभा में बैठकों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। बिल्कुल सही है। आसन मतलब बैठक, बैठना। तो बैठकों की जो व्यवस्था करवाता था वह अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। तीसरा है, लिच्छवी कुल के प्रमुख व्यक्तियों की सभा कहलाती थी परिषद। ये गलत है, क्योंकि लिच्छवी कुल के प्रमुख व्यक्तियों की जो सभा होती थी वह संस्था कहलाती थी, और जो जहाँ पर उनकी सभा होती थी वह संस्थागार कहलाता था। अगला ऑप्शन है, वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था में प्रथम अधिकारी विनिश्चय महामात्र होता था। यह भी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा कथन सही है? हेनसांग ने मगध को कुशाग्रपुर कहा है, यानी तेज बुद्धि वाला कहा है। बिल्कुल सही है। और रामायण के अंदर मगध को वसुमती कहा गया है। बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथों में मगध को बिंबिसारीपुर कहा गया है। सभी ऑप्शन इसके अंदर सही है। राइट आंसर आ जाएगा अपना उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं पहले। मगध पर शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो मगध के ऊपर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था, महाजनपद की बात की जाए तो। उसके बाद में शिशुनाग वंश ने शासन किया था। उसके बाद में नंद वंश ने शासन किया था। यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इनका क्रम पूछे तो भी अपने को बता देना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का जो पहला शासक था वह था बिंबिसार। उसके बाद में आया अजातशत्रु। तीसरा आया उसके अंदर उदयन। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण थे। और अगर शिशुनाग की बात की जाए तो पहला शिशुनाग, कालाशोक, ये महत्वपूर्ण थे। और इसमें नंद वंश के अगर मतलब संस्थापक की बात की जाए तो महापद्मनंद इनका संस्थापक था, और अंतिम शासक था वह था घनानंद। प्रश्न नंबर 43। निम्न में से किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आ जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की थी, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को, जो गणिका साल्वती का पुत्र था, इनको किसके इलाज के लिए भेजा था? तो हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। राइट आंसर आ जाएगा अवंती नरेश प्रदोत्त के इलाज के लिए। अवंती नरेश प्रदोत्त था, उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध रथमुसल व महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, अजातशत्रु ने रथमुसल और महाशिलाकंटक दो हथियारों का उपयोग किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन हथियारों का उपयोग उन्होंने लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद के किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदयन ने। यानी कि राजगृह को राजधानी बनाया था बिंबिसार ने, और जबकि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन ने, जो जैन धर्म से प्रभावित था, जैन धर्म का पोषक था।
प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा महाजनपद काल के संबंध में असत्य है, कौन सा सही नहीं है। देखो भाई, महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी गण संघ से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आहत सिक्कों के अंदर लोहे का उपयोग किया गया था, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि आहत सिक्कों का प्रयोग आहत सिक्कों के अंदर चांदी और तांबे का प्रयोग किया गया था, ना कि लोहे का। आहत सिक्के हैं, उनके ऊपर किसी शासक का नाम नहीं होता था, उसके ऊपर केवल जानवरों पक्षियों की आकृतियां बनी हुई होती थी। ऑप्शन सी, इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है भाई, 5 चित्र होने के कारण। तो हाथ सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन महाजनपद काल में हुआ था और ये चांदी और तांबे के बने होते थे। महाजनपद काल में बौद्ध व जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, बिल्कुल सही बात है। महाजनपद काल के अंदर ही महावीर स्वामी और स्वामी और गौतम बुद्ध का उदय हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 2 अपने अलग अलग धर्म चलाए थे। सर्वप्रथम हाथ सिक्कों का चलन महाजनपद काल में, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था महाजनपद काल का। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की है, 100% पेपर इसमें से बनना चाहिए अच्छे समझाने की। दोस्तों, फिर भी आपका कोई सुझाव हो, कुछ इसके अंदर पढ़ाने का तरीका कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप बिल्कुल बताइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कोशिश को पहुँचाइए। देखो, पर धर्म है सबसे बड़ा धर्म होता है, मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है। अगर हम ये सोचेंगे, अगर हम स्वार्थ की भावना रखेंगे कि दूसरों तक ये मैटर नहीं जाना चाहिए, भगवान देखता है, हमें अपनी आत्मा शुद्ध करनी चाहिए। मेरे खुद फैमिली मेम्बर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं हर मैटर है वो हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सब अपने भाग का खाते हैं, सब अपनी मेहनत का सबको मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज ये प्रण लो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद, शुभ रात्रि।